Once again, welcome back to my YouTube channel, Mahi Fitness. I'm your host Mahim. Let's roll the intro. So today we are going to discuss all about Kabaddi. First of all, I like to discuss about a brief history of this game. Then we are going to look at the measurement of men's and women's Kabaddi court. Thirdly, we are going to look at some of the general rules and regulations in Kabaddi, and at the end of this video, I'll also provide some of the skills which is being used in this particular game so that you can improve your skills on it. तो अगर हम बात करें कबड्डी की, तो सबसे पहले जो इस गेम का ओरिजिन हुआ वो हमारे अपने कंट्री से हुआ। इसका जो ओरिजिनेशन है वो साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में एक डिस्प्यूटेड चीज़ मानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। साथ ही साथ जब हम बात करें इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था वहाँ इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो यस, कबड्डी इज एन ओलंपिक डेमोन्स्ट्रेटेड स्पोर्ट। 1938 में इसे इंडियन ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया। जब हम बात करते हैं कबड्डी फेडरेशंस की, तो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन 1950 में फॉर्म हुई, जिन्होंने पहला एक ऑर्गेनाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कबड्डी मैच कराया। जब 1975 में ये सेम फेडरेशन आगे बढ़ी तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, जहां इसे एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। जब हम बात करते हैं एशियन गेम्स की, तो यस, कबड्डी एशियन गेम्स में इंक्लूडेड है। 1982 में जब दिल्ली में एशियन गेम्स हुए तो वहां इसे एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स की तरह दिखाया गया, और 1986 के एशियन गेम्स में इसे शामिल कर लिया गया। जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो ये जो गेम है वो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जो कि दो टीम्स के बीच में खेली जाती है एक कोर्ट में, जिसकी जो डायग्राम है आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजरमेंट होती है एक मेंस के और वुमेन्स के कबड्डी कोर्ट की, सीनियर्स की, जो कि यूज में आती है। तो ये जो पहला डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं वो एक मेंस का कबड्डी कोर्ट है। आप जब ये डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले इस डायग्राम में जो इस कोर्ट की लेंथ है वो है 13 मीटर्स, और इसकी जो ब्रेथ है वो है 10 मीटर्स। तो एक स्टैंडर्ड मेंस कबड्डी कोर्ट की लेंथ 13 इंटू 10 मीटर्स की होती है। आप यहाँ जो दो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स देख सकते हैं वो लॉबी है, जो कि 1-1 मीटर की होती है। तो ये जो दो ऑरेंज कलर का एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम लॉबी बोलते हैं। उसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, तो इस पे जो लास्ट लाइन है उसे हम एंड लाइन बोलते हैं, और उस एंड लाइन से इस लाइन तक को बोनस लाइन बोला जाता है। तो ये जो ग्रीन एरिया है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.75 मीटर्स। तो ये एंड लाइन होती है हमारी, ये हमारी होती है बोनस लाइन, ये होती है हमारी बक लाइन, और ये होती है हमारी मिड लाइन। तो इस तरीके से ये कोर्ट दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है। मैंने आपको ग्रीन पार्ट का मेजरमेंट बताया जो कि होता है 1.75। ये जो पिंक पार्ट है उसका जो मेजरमेंट है वो है 1 मीटर्स। तो ये जो पिंक पार्ट है, जो बोनस से बक लाइन की डिस्टेंस है वो 1 मीटर्स की होती है। जब हम बात करें बक लाइन से मिड लाइन की, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.75 मीटर्स, और ये चीज यहाँ ब्लू एरिया में दिखाई गई है। तो जब हम बात करते हैं इन तीनों एरियाज की, तो ये हो जाता है 6.25 इज इक्वल टू 13 मीटर्स। तो ये हमारा एक पूरा हाफ बन जाता है कबड्डी का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्सेस बनाए हुए हैं दोनों तरफ। तो ये क्या है? ये जो है ये हमारे सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी आउट होता है तो जिस नंबर में वो बाहर गया है उस हिसाब से उनको इन बॉक्सेस में बैठाया जाता है, ताकि जब उन्हें वापस मैदान में भेजने का समय आए तो उसी सीक्वेंस में भेजा जाए जिस सीक्वेंस में वो आउट हुए हैं। तो ये जो सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं इनकी मेजरमेंट होती है 1 by 1। इसका मतलब इसका लेंथ भी 1 मीटर का होता है और इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर की होती है।
अगर जगह की कमी हुए किसी जगह पे तो हम 1 मीटर के बाद ही ये सिटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, लेकिन अगर इनफ एडिक्वेट स्पेस है तो कम से कम 3 मीटर स्पेस होता है हमारे कोर्ट के और इसके बीच में, ताकि ड्यूरिंग द प्ले अगर किसी खिलाड़ी को पीछे आना पड़ा या किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रगल हुई तो जो पीछे खिलाड़ी बैठा है वो इंजर्ड ना हो। तो ये जो सिटिंग ब्लॉक्स है मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया कि ये इनकी जो मेजरमेंट होती है वो 1/1 की होती है। तो ये सिटिंग ब्लॉक्स दोनों तरफ होते हैं। जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जो कि 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। दोनों टीम 7 प्लेयर्स ईच से अपने जो हाफ की है वो शुरुआत करती है। तो यहाँ जो आप सिटिंग ब्लॉक्स देख रहे हैं उनमें सिर्फ 6 सिटिंग ब्लॉक्स हैं। ये 6 सिटिंग ब्लॉक्स इसलिए होते हैं बिकॉज अगर जो लास्ट प्लेयर बचा हुआ है कोर्ट में अगर वो आउट हो जाता है तो उसके बाद सारी टीम जो होती है वो अंदर आ जाती है, इसलिए यहाँ सिर्फ 6 लोगों के लिए सिटिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब जब हम बात करते हैं इस कोर्ट की तो एक वुमेन्स का कबड्डी कोर्ट है, सीनियर्स का। तो जो सिटिंग ब्लॉक्स की जो मेजरमेंट है वो यहाँ भी सेम होती है, लेकिन जो अंदर का जो मेजरमेंट है वो यहाँ डिफरेंट होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो 12 मीटर्स की होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 8 मीटर्स की हो जाती है। जहाँ की लॉबी का जो ये जो ऑरेंज पार्ट है वो सेम 1 मीटर ईच रहता है, यानी उसमें और इसकी लॉबी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बोनस लाइन से एंड लाइन तक का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट डिफर करता है। वो मेजरमेंट होता है 2 मीटर्स का। जब हम मेंस की कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ 1.75 मीटर्स की डिस्टेंस होती है, लेकिन जब हम वुमेन्स की बात करते हैं तो ये 2 मीटर्स की होती है। जो बोनस लाइन से बक लाइन तक की डिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं पिंक कलर में है, वो सेम होती है, वो 1 मीटर्स की होती है। तो ये जो आप सिल्वर कलर का पार्ट देख रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई 2 मीटर, और ये जो पिंक कलर का पार्ट है उसकी मेजरमेंट हो गई आपकी 1 मीटर। और ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं जो कि हमारी बक लाइन से हमारी मिड लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 3 मीटर्स। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो होता है आपका 6 मीटर्स। तो 6 + 6 = 12। तो ये जो दोनों का पार्ट होता है, हाफ होता है दोनों, वो 6 मीटर ईच में डिवाइडेड होता है। तो ये एक जनरल मेजरमेंट है कबड्डी कोर्ट मेंस एंड वुमेन्स की। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है इन सारे मेजरमेंट्स में तो मैं इनको एक बार दोहरा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइन को हम क्या कंसीडर करते हैं। जो ये ऑरेंज पार्ट है उसे लॉबी बोलते हैं, जो कि होती है 1 मीटर्स की बोथ मेन एंड वुमेन में। जो ये एंड लाइन है, ये एंड लाइन इसे हम डिनोट करते हैं। इसके बाद वाली जो ये हमारी लाइन है, पीछे वाली लाइन, इसे हम बोनस लाइन बोलते हैं। उसके बाद वाली लाइन को हम बक लाइन बोलते हैं, और उसके साथ ये जो मिड लाइन है जो कि हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैंने आपको इसकी मेजरमेंट्स बता दी दोनों मेंस और वुमेन्स कबड्डी कोर्ट की। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन इन द फैक्ट दैट अगर आपको कभी ये चांस मिले या कभी देखने को मिले कबड्डी, तो आपको ये नई गेम ना लगे, आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और खेलने में भी। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल्स के बारे में जान जाते हैं। जब हम बात करते हैं कबड्डी की तो ये जो मिड लाइन है इसके दोनों तरफ 2 ऑफिशियल्स खड़े रहते हैं। जो पहला ऑफिशियल होता है वो मेन रेफरी होता है और दूसरा ऑफिशियल जो होता है वो असिस्टेंट रेफरी होता है। फिर हम देखते हैं कि 2 ऑफिशियल्स हमारे एंड लाइन के बाहर रहते हैं। दोनों हाफ के एंड लाइन के बाहर 2 ऑफिशियल्स रहते हैं जिन्हें हम लाइनमैन बोलते हैं। उसके बाद जो ऑफिशियल्स आते हैं वो टेबल ऑफिशियल्स होते हैं। जो टेबल ऑफिशियल्स में सबसे पहला ऑफिशियल होता है वो होता है स्कोरर। जो स्कोरर होता है उसका काम होता है कि जो भी पॉइंट स्कोर हो रहे हैं रेफरी के द्वारा बताए जा रहे हैं वो
चीज वो नोट डाउन करे। उसके साथ ही हमारा बैठता है टाइम कीपर। जो टाइम कीपर होता है वो पूरे गेम के टाइम को नोट डाउन करता है और टाइम का हिसाब रेफरी को देता है। उसके बाद हमारा होता है एक ऑफिशियल जो कि बेंचेस पे बैठा रहता है। उसका काम ये होता है कि जो भी प्लेयर आउट हुआ है उसे प्रॉपर सीक्वेंस में सिटिंग ब्लॉक्स में बैठाए और जैसे जैसे उस प्लेयर को रिवाइव किया जाता है वापस, तो उसी सीक्वेंस में उसको वापस वहां से वो भेजे। तो ये हो गए कुछ ऑफिशियल्स हमारे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। गेम की जैसे ही स्टार्टिंग होती है तो दोनों टीम्स स्टार्ट करती हैं 7-7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। जैसे ही रेफरी विसल करता है एक प्लेयर अपोनेंट हाफ में एंटर करता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेड। तो अगर एक अपोनेंट अपने दूसरे अपोनेंट के हाफ में एंटर करता है फॉर स्कोरिंग पॉइंट, उसे हम रेड बोलते हैं। जब वो रेड करने जाता है तो सबसे पहला काम उसे जो करना होता है वो होता है इस लाइन को क्रॉस करना। अगर उसने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो वो रेड वैलिड नहीं मानी जाती है और वो आउट हो जाता है। इसलिए उसका सबसे पहला काम होता है इस लाइन को क्रॉस करना। एक रेडर को दूसरे हाफ में जाने में और स्कोर करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय मिलता है। उस 30 सेकंड के दौरान उसे कबड्डी कबड्डी ये कांट बोलनी पड़ती है। अगर उसने कबड्डी कबड्डी बोलना बीच में बंद कर दिया या जिस रिदम से वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा था अगर उसने वो रिदम तोड़ दिया तो भी वो आउट मनाता है। तो जैसे ही वो दूसरे हाफ में एंटर करता है कबड्डी कबड्डी बोलते उसका टाइमर चालू हो जाता है। 30 सेकंड में उसे या तो स्कोर करके वापस होना पड़ता है या तो बक लाइन क्रॉस करके। अगर उसने ये जो पीछे वाली लाइन है ये क्रॉस कर दी जिसे हम बोनस लाइन बोलते हैं तो इसे 1 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं विदाउट एनी टच। लेकिन ये ओनली तब तक पॉसिबल है जब इस कोर्ट में 6 या 7 प्लेयर होते हैं। अगर 2 प्लेयर्स आउट हो गए हैं और सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं तो ये जो बोनस लाइन है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। जब हम बात करते हैं रेडिंग की तो अगर 2 रेड एक टीम के साइड से एम्प्टी हो जाते हैं, एम्प्टी मींस सिर्फ रेडर गया उसने बक लाइन क्रॉस की और वो वापस आ गया विदाउट स्कोरिंग एनी पॉइंट, तो उसे जो थर्ड रेड होती है वो डू और डाई रेड हो जाती है। दैट मीन्स अगर उसने उस रेड में पॉइंट नहीं लिया, स्कोर किसी तरह करके नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। ये जो गेम है कबड्डी की वो जो स्कोरिंग होती है इसमें वो हर स्कोर जो होता है वो लाइन क्रॉस होने पर होता है। जैसे कि अगर उसने लाइन को क्रॉस नहीं किया है बक लाइन को तो वो आउट होता है। अगर उसने बोनस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो उसे बोनस नहीं मिलता है। और अगर उसने एंड लाइन पे अगर उसका पैर पड़ जाता है, अगर उसने क्रॉस नहीं किया तो वो सेफ है, लेकिन अगर उसने क्रॉस कर दिया तो वो आउट है। जब हम बात करते हैं इन 2 एरिया के बारे में जो कि लॉबीज मैंने आपको बताई थी और ये ऑरेंज एरियाज हैं, तो इन एरियाज को भी बहुत संभाल के खेलना पड़ता है बिकॉज ये एरिया तभी एक्टिव होती हैं जब आपने अपने अपोनेंट को टच किया है या आपके अपोनेंट ने आपको टच किया है। अगर ऐसा नहीं होता है और आप रेड करते दौरान इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल्फ आउट हो जाते हो। ये सेम चीज़ आपके अपोनेंट पे भी निर्भर करती है कि जब वो डिफेंड कर रहा है आपको तो आपने अगर उसको टच नहीं किया या उसने आपको टच नहीं किया और वो मोमेंटम में अगर इस लॉबी पे पैर रख देता है तो वो भी आउट हो जाता है। तो जब तक ये एरिया एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप एक दूसरे को टच ना कर दो। एक डिफेंडर को पकड़ने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि एक डिफेंडर एक रेडर को किस तरीके से पकड़ सकता है, किस तरीके से नहीं। अगर उस रेडर को आपको पकड़ना है तो आपको एक फेयर तरीके से आपको पकड़ना होगा। आप कोई भी रेसलिंग मूव्स अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने अपोनेंट पे के किसी भी डेलिकेट पार्ट पे जैसे उसका नेक हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, इस सब चीज पे डेलिबरेटली चार्ज नहीं कर सकते। आप अपने अपोनेंट को अपनी कोहनी या अपने घुटने से मार नहीं सकते, उसके बाल नहीं खींच सकते, उसे नाखून से घायल नहीं कर सकते। तो वाइल आप अपने
डिफेंडर्स को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि वो ये सारी चीज़ें मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि कबड्डी में दो तरीके के कार्ड होते हैं, एक ग्रीन कार्ड होता है, एक येलो कार्ड होता है। जो ग्रीन कार्ड होता है वो माइनर मिस्टेक्स पे मिलता है, लेकिन जो येलो कार्ड होता है वो कुछ बड़ा मिस्टेक हो जाए तो आपको दे दिया जा सकता है। जब ग्रीन कार्ड मिलता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वो आपके नाम के आगे एक ग्रीन कार्ड लग जाता है, वो एक वार्निंग की तरह है। लेकिन जब येलो कार्ड मिलता है तो आपको 2 मिनट का सस्पेंशन हो जाता है, आपको बाहर बैठना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी टीम के लिए, इसीलिए आपको ध्यान में रख के चलना होता है ये सारी बातें। नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये भी है कि जैसे जैसे जो प्लेयर आउट होता जाता है उस सीक्वेंस में वो सिटिंग ब्लॉक्स में बैठता जाता है, और जैसे जैसे आपके टीममेट्स ने कोई स्कोर अर्न किया तो वैसे उसी सीक्वेंस में वो प्लेयर अंदर आते जाते हैं। जब तक पूरे फील्ड में एक भी प्लेयर बचा हो तब तक वो टीम ऑल आउट नहीं होती, लेकिन जैसे ही 7 के 7 प्लेयर आउट हो जाते हैं दूसरी टीम के द्वारा तो वो ऑल आउट कहलाता है, जहाँ पे आपके अपोनेंट की टीम को 2 पॉइंट्स ऑल आउट के मिलते हैं, जिसको हम लोना भी बोलते हैं। और एडिशनली उसने अगर इस फील्ड में एक प्लेयर आउट हुआ तो उस एक प्लेयर को वो ऐड कर देता है, 2 प्लेयर बचे तो 2, तो 2+1 2+3 इस तरीके से करके आगे स्कोरिंग होती है। बहुत सिंपल गेम है, स्कोरिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जैसे जैसे अपने डिफेंडर्स को टच करोगे या बोनस लोगे उस हिसाब से आपका पॉइंट जाता जाएगा। और ये जो गेम है वो 25-20 ऐसे खेला जाता है। इट मीन्स 20 मिनट का पहला हाफ होता है जहां दोनों टीम्स एक दूसरे को स्कोर करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद 5 मिनट का जो ब्रेक होता है उसमें क्या होता है कि जो टीम इस तरफ है वो इस तरफ आ जाती है और जो सामने वाली टीम है वो इस तरफ आ जाती है। दैट मीन्स कोर्ट चेंज हो जाता है और जो नेक्स्ट 20 मिनट का हाफ है वो खेला जाता है। तो टोटल 40 मिनट का गेम होता है जिसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो ये कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है कबड्डी के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको कुछ स्किल्स भी बताई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके गेम इंप्रूव करने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। So today we are going to discuss about Kabaddi. Kabaddi, the game of ultimate cat and mouse, and the game which is connected to the roots of our soil too. So today I'm going to tell you 5 fitness drills which is going to improve your overall Kabaddi skills. Without delaying, let's start the first drill. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection. So the first drill is all about balancing and accuracy improvement. Balancing your body on one foot and targeting the cones rightly with the footwork will improve your accuracy and overall balance during the game. It also focuses on coordination of upper and lower limbs. The second drill focuses on the leading leg footwork, which is very important for raider. This drill also improves the endurance of the raider due to repeated action combined with feet touch attack. At last will make it more effective. This drill is all about improvement of range of motion, flexibility and speed of raider during the game. It increases the attack area of the raider and increase in the reach with speed is very essential combination in the game of Kabaddi. Yeah. Straight out of the 949. This fourth drill improves the escaping skills and the reaction time of the raider. It focused increasing the spontaneous action taken by the raider for escaping any hold from the defender. Either it may be by jumping or pushing the defender and rotating the body
outwards in the direction of the center line. Don't forget to have a control on your body while jumping and rotating your body outwards away from the defenders. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the thirst. The last drill lays focus on the defense part of the game. This practices blocking the raider in its way back with exertion of full force on his upper body and nullifying its momentum, keeping your upper body in a rigid stance and covering all the possible escape route of the raider. Dashing is used to throw the raider out of the court using the momentum grabbed by the defender during running towards the raider. At last, don't forget to control your body so that it wouldn't step out in that same process.